मानव जाति जब मानवता की जाति को छोड़ झूठ, प्रपंच, लालच, मक्कारी और अभिमान की जाति में बट जाती है, तब नरमुंडों की औकात घास फूस के तिनके से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती है। एक वो महाभारत था जिसमें शकुनी ने द्वेष, घृणा और लालच की माटी से ऐसा दुर्योधन तैयार किया जिसने रक्त की ऐसी नदियां बहा दी जिसमें बड़े बड़े धीर वीर मानवता और धर्म की दुहाई देते देते बह गए और शर्मसार हो गई पूरी मानव जाति। आज भी राष्ट्र कवि दिनकर की वो पंक्तियां इंसानी जात को अंदर से कपा देने के लिए पर्याप्त हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण वैसा होगा कभी नहीं जैसा होगा, भाग मनुज के फूटेंगे, गिद्ध सियार सुख लूटेंगे। और आज कलिकाल में नजर डाली जाए तो बिहार में मगध की धरती कुरुक्षेत्र का वो मैदान बन गई जहां शकुनी का रूप धरा सत्ता की कुर्सी पर राज करने वाले नेता मुख्यमंत्री, जिन्होंने कौरवों की एक ऐसी सेना तैयार कर दी जिसके लिए न चाहते हुए भी पांडवों की एक फौज तैयार करनी पड़ी। एक ऐसा घृणित, विभत्स और नीच प्रपंच रच दिया गया समाज को छिन्न विच्छिन्न कर उसके राज से सत्ता का रुद्राभिषेक करने के लिए, जिसमें इंसानियत धू धू करके जली। औद्योगिक क्रांति के समय मार्क्स ने यह सिद्धांत दिया कि जिन मजदूरों को अपना हक चाहिए उसके लिए वो आवाज उठाएं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें। फिर लेनिन ने मार्क्स के ही सिद्धांतों में थोड़ा सा संशोधन करते हुए इसमें खेतीहर मजदूरों को शामिल किया और कहा कि अब दबाव बनाओ, अपने हक के लिए आवाज उठाओ और अपने हक के लिए लड़ो। लेकिन इन दोनों के सिद्धांतों को सिरे से खारिज करके कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ के सिद्धांत को अपनाया, जो कहती थी पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। अजीब विडंबना है। जिस पार्टी का नाम मार्क्स और लेनिन के ऊपर है, मार्क्स ले लेनिन, भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वो उन दोनों के ही सिद्धांतों को सिरे से खारिज करके सीधे माओ के सिद्धांत पे कूद पड़ी कि जाओ और रेत दो गले जिनसे तुम्हें अपना हक लेना है। कैसा हक? एक बॉलीवुड की हिंदी फिल्म का डायलॉग याद आता है जिसमें परेश रावल से फोन पे कोई कुछ पैसे मांग रहा होता है, तो परेश रावल उनको कहते हैं कि तेरा मारा क्या गया था तेरा बा। तो कैसा हक? क्या आपने उसे अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया? क्या आपके पुरुषार्थ से अर्जित किए हुए हक पर किसी ने डाका डाला था? सवाल यह है, सोचिएगा। एक किसान से जाकर पूछिए तो वो बताएगा कि धरती उसके लिए क्या है। एक तो वो मां है जिसने उसे जन्म दिया, और एक वो धरती है जिसमें हल धसाकर उसने अन्न उपजाया, जिससे ना सिर्फ उसने अपना बल्कि कितने ही लोगों का पेट भरा होगा। जरा सोचिए कि उस मां से बंदूक की नोक पे उसे दूर कर दिया गया था, उसे दूर रखा जाता था, कई एकड़ जमीन पर झंडा गाड़ दिया जाता था और खेती करने से रोक दिया जाता था। 5000 से भी ज्यादा एकड़ जमीन को परती रख दिया गया, उस पर खेती करने से रोक दिया गया। अब मैं उनसे यह सवाल करना चाहता हूं कि जब एक मनुष्य अपने जीवन में सारे काम पेट के लिए ही करता है तो उस पेट में खाएगा क्या? गोली, पैसा या अन्न? और वो अन्न कहां से उपजेगा? जहां से वो अन्न उपजेगा आपने वहीं पे ताला लगा दिया। अब मैं ये सवाल करना चाहता हूं उन लोगों से कि जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस बर्बरता और इस निर्दयता की आग में कूद पड़े थे, क्या अब उनकी जरूरतें भी पूरी हो पा रही थी? इन माओवादियों ने सारे मजदूरों को उनकी महत्वाकांक्षाओं की आग में झुलसाकर एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया था जहां ना तो उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती थी, ना उनकी जरूरतें पूरी हो सकती थी। और फिर एक दिन अचानक 12 फरवरी 1992 को 34 परिवारों को एक साथ उजाड़ दिया गया। 34 कहानियां एक बार में खत्म कर दी गई। अत्याचार और बढ़ा, बच्चों को टांग कर खूंटी ठोंक दिया गया, अस्मतें लूट ली गई। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, आप जवाब दीजिएगा, क्या किसी मनुष्य को यह हक है कि अपने हक के लिए किसी की जान ले ले, किसी मासूम को मौत के घाट उतार दे, किसी की अस्मत लूट ले? कौन से घिनौने हक की लड़ाई चल रही थी? अपनी जाति, अपना धर्म भूलकर बस एक इंसान के नाते सोचिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। मनुष्य जब अपनी मौत सामने देखता है ना, तो शायद उसे कुछ नजर नहीं आता है,
जैसे एक डूबता हुआ आदमी उसी को डुबाने लगता है जो उसे बचाने को गया हुआ होता है। मौत के मंजर से भयंकर और कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें ना आपको संदेह है ना मुझे, होना भी नहीं चाहिए। इस मंजर से चाहे जैसे हो, बाय हुक और बाय क्रुक, हर कोई बचना चाहता है। इसी रक्षा की भीख मांगते हुए उस समाज का मुखिया उस समय के तत्कालिक सरकार से मदद मांगने गया, उस समय की पुलिस से मदद मांगने गया, मगर हर जगह से उसे नाकामी और निराशा में हाथ लगी। और उस सरकार ने फरमान जारी किया कि खुद अपनी रक्षा कर सकते हो तो कर लो, तुम लोग तो अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ हो, खुद कर लो, मुझे इन मामलों में मत घसीटो, नहीं तो मेरी कुर्सी हिल जाएगी, उसके पाए चटक जाएंगे। ये जवाब एक जवाब नहीं बल्कि फरमान था, उस बर्बरता का शुरू होने वाला। वो फरमान था एक ऐसे पलटवार का जो बदले की चिंगारी को 49 पवन देने वाला। जी हाँ, उसी के बाद देश की सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली निजी और सबसे ज्यादा संगठित सेना का निर्माण हुआ, जिसका नाम रखा गया रणवीर सेना। एक किसान से जाकर पूछिए तो वो बताएगा ये धरती उसके लिए क्या है और वो उस धरती के लिए क्या है। एक तो वो माँ है जिसने उसे जन्म दिया, और एक वो धरती जिसके ऊपर हल चलाकर वो अन्न चाहता है, जिसे ना सिर्फ वो अपने और अपने कुटुंबों का पालन पोषण करता है बल्कि कितने ही लोगों का पेट भरता है। क्योंकि अगर किसान ही अन्न उपजाएगा तो क्या आप नोट खाएंगे? मगर जरा सोचिए कि उस किसान को अपनी उस धरती मां से अगर दूर कर दिया जाए तो कैसा महसूस होगा। अगर आप इमोशन समझ सकते हैं, किसी की भावनाओं को समझने की शक्ति है आप में, तो आप समझ सकते हैं कि एक किसान के लिए उसके खेत क्या है, उसके फसल क्या है। शहरों में लोग छोटे छोटे गमले रख लेते हैं अपने घरों के बाहर, रोज उसमें पानी डालते हैं, रोज जाकर देखते हैं कितने पत्ते उगे, कितने फूल लगे उस पर। तो सोचिए कि कई एकड़ में खेती करके अन्न उपजाने वाले किसान के दिल में उस खेत से कितना लगाव होगा, अपने फसल से कितना लगाव होगा। बिहार की इस धरती पर एक बेटे को उसकी मां से अलग करने का ये पाप बंदूक की नोक पर लगातार हो। बस यहीं से जो होना शुरू हुआ, राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियों को साफ कर कि छीनता हो सत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। अनुनय विनय से काम नहीं चलता, जब अधर्मी अपनी शक्ति के मद में चूर मानवता को रोनता हुआ पड़ रहा है, उसे रोकने के लिए पौरुष और बाहुबल का सहारा लेना ही पड़ता है। मृत्यु को गले लगाना पड़ता है और दुश्मन को मृत्यु से मिलवाना पड़ता है। यही काम शुरू हो गया बिहार में, कभी सेनारी तो कभी बारा तो कभी लक्ष्मणपुर, कभी बाथे, कभी शंकर बिघा तो कभी पठानी टोला। ये नरसंहार वो महाभारत बन गया जिसमें दोनों ओर से मानवता की आंखें फोड़ दी, और सरकार तो पहले से ही अंधी थी, अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी। रणवीर सेना ने नक्सलियों को बर्बरता का ऐसा मंजर दिखाया कि कॉमरेड उन्हें प्यार से कसाई बुलाने लगे। पूरे मगध से नक्सलियों का प्रभाव खत्म करने के बाद जब नरसंहार का दौर थमा, तब तत्कालिक सरकार श्रेय लूटने आ पहुंची, और जिस सेना के बल पर यह उपलब्धि हासिल हुई उसी को बदनाम करने की साजिश रची गई। उसके मुखिया को लालची, भ्रष्ट और गुंडा का खिताब देने की पुरजोर तैयारी चलने लगी। लेकिन ये तो पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। सत्ता का बयार पलट दिया और डोर आई सुशासन बाबू के हाथ में। ऐसा लगने लगा कि बिहार अब सब कुछ भूलकर अपनी तरक्की की सड़क की मरम्मत करने में जुट गया है। लेकिन सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ होने की चाह में, राजनीति की पिच पर कप्तान बनने की चाह में फिर से सत्ताधारी हुक्मरानों ने चाल चली, प्रपंच रचा और उसमें प्राणों की आहुति पड़ी। न्याय के उस योद्धा की जिसे आज का विश्व पितामह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2012 में बुझा दिया गया उस लौ को जिसमें न्याय, वीरता और सत्य की चमक ऐसे जगमगाती थी कि उसे देखकर अधर्मियों की आंखें चुंधी आ जाती थी। क्यों? क्योंकि वो अब उठने वाला था मजदूरों के न्याय के लिए, मजदूरों के हक के लिए, वो भी अपने तरीके से, न मार्क्स के तरीके से, न लेनिन के, न ही माओवादियों के तरीके से।
और सत्ता के गलियारों में यह खबर तेजाब बनकर घूमने लगी जो कुर्सी समेत उन्हें झुलसाने में सक्षम थी, और ये सत्ताधारी अच्छी तरह से समझते थे। इन राजनीति के खिलाड़ियों ने राज्य में दशकों तक ऐसा खेल खेला है जिसमें उनकी कुर्सी के नीचे कहीं नरसंहारों की लाशें दबी हैं, तो कहीं बाढ़ में बहती लाशों की दुर्गंध है, कहीं पीएमसीएच के आईसीयू में चूहों के काटने से मरा हुआ बिहारी है, तो शिक्षा व्यवस्था की मार झेलता एएन कॉलेज और पटना कॉलेज का वो छात्र है जो वैसे ही एग्जाम और एग्जाम रिजल्ट्स के लिए टकटकी लगाए बैठे रहता है जैसे आसमान की और दक्षिण बिहार का कोई किसान। आज सिर्फ नक्सल ही नहीं, उससे भी बढ़कर कितनी ही समस्याएं हैं। 2004 के जहानाबाद जेल ब्रेक कांड के बाद रणवीर सेना लगभग निष्क्रिय हो चुकी थी। 2007 के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया के जेल होने के बाद इसे एक तरह से खत्म ही माना जा रहा था, परंतु समय समय पर नक्सलियों के बढ़ते घटनाक्रम ने शायद रणवीर सेना को पुनः जागने पर विवश कर दिया। हाल ही में एक वायरल वीडियो में देखा गया कि वो आरा के एक अंगरा गांव में अपने उसी अंदाज में पाए गए। और फिर उसके कुछ दिनों बाद ही एक वायरल वीडियो और आया इनका, जिसमें यह पुष्टि कर दी गई कि रणवीर सेना फिर से सक्रिय हो चुकी है। हम कहना ये चाहते हैं, और अगर वो सच में सक्रिय है तो मैं विश्वजीत प्रताप सिंह तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि रणवीर सेना अगर अपने आप को इतना ही वीर समझती है, अगर उसे लगता है कि उसने बिहार से नक्सलवाद को खत्म कर दिया, तो नक्सलवाद ही बिहार में एक कोड नहीं है, बल्कि बिहार में अशिक्षा, बेरोजगारी, बाढ़, सूखा, भ्रष्टाचार और ऐसे तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक कई कोड हैं, जिसे अगर आप ठीक कर सकती हैं तो करके दिखाएं, क्योंकि सरकार उन्हें भी दूर करने में सक्षम है, ठीक वैसे ही जैसे बिहार से 90 के दशक में वो नक्सलवाद को दूर करने में सक्षम है। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि जब दोबारा से रणवीर सेना सक्रिय हुई है तो इस बार वो एक निर्माण सेना बनकर दिखाई दी और बिहार जो है पुनः लहूलुहान नहीं होगा। साथ ही आने वाले समय में हमें उस दौर से ना गुजरना पड़ेगा, उस मंजर से ना गुजरना पड़ेगा जिससे हम गुजर चुके हैं और साथ ही उभर चुके हैं। धन्यवाद।